ये प्रस्तुत है परिचर्चा स्मृतियों में हबीब तनवीर। प्रतिभागी हैं श्री दिनेश दुबे, श्री अमर सिंह लहरे और श्रीमती नीला अहमद। संचालन कर रहे हैं राजेश गनोद वाले। तो लीजिए सुनिए परिचर्चा स्मृतियों में हबीब तनवीर। नमस्कार। भारतीय रंगमंच की जब बात होती है तो उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा हम सब की स्मृति में तरोताज़ा रहेंगे। उनमें एक नाम है श्री हबीब तनवीर का, और यह संयोग है कि हबीब तनवीर छत्तीसगढ़ के थे, लेकिन अपने काम से और अपने नाम से वो पूरी दुनिया के हो गए। हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करें या रंगमंच की बात करें तो आपको एक सिरा हबीब तनवीर की ओर ज़रूर मोड़ना पड़ेगा। आज हम सब हबीब साहब को याद कर रहे हैं और ये एक संदर्भ है कि हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, लेकिन आज हम उनके अवदान को याद करने की कोशिश करेंगे इस बातचीत में। और हमारे साथ इस बातचीत में वो लोग शामिल हैं जिन लोगों ने हबीब साहब को बनते हुए भी देखा, उनके साथ रहे, उनके काम के साक्षी हुए, उनके दल का हिस्सा रहे, और छत्तीसगढ़ के होने के नाते एक आत्मीय संवाद या आत्मीय संबंध किसी भी रूप में किसी कलाकार के साथ होता है, उस तरह से इन व्यक्तियों का हबीब साहब के साथ हुआ। तो मैं आज की इस परिचर्चा, इस बातचीत में आकाशवाणी रायपुर के इस स्टूडियो में मैं हमारे साथ आए मेहमानों का आपसे परिचय कराता हूँ। श्री अमर सिंह लहरे हैं, छत्तीसगढ़ के रंगमंच का बहुत पुराना नाम। हबीब साहब के साथ लंबा समय इन्होंने गुजारा और बाद में अपने ढंग से रंगमंच की सेवा करते रहे, और जब जब हबीब साहब ने उन्हें याद किया वो गए और उनके नाटकों को बहुत समृद्ध किया। हमारे साथ बहुत अनुभवी अभिनेत्री नीलू मेघ हैं। नीलू मेघ जी यूँ तो मंचों में अपनी कविताओं के लिए जानी जाती है, जो उनका एक परिचय है साहित्य जगत का, लेकिन उनका बड़ा महत्वपूर्ण परिचय है थिएटर का। रायपुर में आज से 4 दशक पहले उन्होंने अपने दल की शुरुआत की, काम किया। हबीब साहब को भी उन्होंने करीब से देखा, जाना, उनके साथ भी काम करने का मौका उनको मिला। और दूसरी बात, एक बड़ी अच्छी फिल्म जो मुक्तिबोध की रचना पर आई थी, सतह से उठता आदमी, मणिकौल की बनाई हुई, उसका भी वो हिस्सा रही। ऐसे लोगों के बीच हमारे साथ श्री दिनेश दुबे भी हैं। दुबे जी रायपुर के रंगमंच में उन कलाकारों में से हैं जो अपने होने से किसी भी मंच को, किसी भी नाटक को एक गति देते हैं। भारत भवन भोपाल की पहली जो रिपर्टरी बनी या पहला जो बैच वहाँ का बना, हम ये कह सकते हैं कि उसके वो साक्षी थे, वहाँ काम किया और दुनिया के बड़े डायरेक्टरों को उन्होंने करीब से देखा। आज भी वो सक्रिय हैं। तो ऐसे मेहमानों के बीच मुझे लगता है कि हम इस बातचीत की शुरुआत अगर हमारे साथ, जैसा कि मैंने बताया, अमर सिंह जी हैं, उनसे मैं ये अनुरोध करता हूँ कि कम से कम कोई एकाध गीत अगर उनको इस समय याद आ रहा हो तो उस गीत को गुनगुनाएं, और थोड़ा सा अगर कुछ कहना चाहें तो कह भी दें, ताकि हमारी ये जो बातचीत है उसको हम एक रोचक मोड़ दे सकें। अमर जी, आज हमारे गुरु हबीब तनवीर जी को याद करते हुए हमारे गुरुदेव का ही नाटक गाया, वो गुरु वंदना वाले ही गीत गाया। थोड़ा सा, अब तो बहुत दिन हो गया, कम से कम 40 साल हो गया, सब याददाश्त कमज़ोर हो रहा है। थोड़ा बहुत अगर ध्यान में आ रहा है तो उस वंदना को सुना रहा हूँ। इसको मिट्टी के गाड़ी के लिए हबीब साहब जी जो है अपने नाटक में रखे थे इस गीत को। गुरु के बाना बांधे लियो बाना जी, गुरु के बाना बांधे लियो बाना, गुरु के बाना बांधे लियो बाना जी, गुरु के बाना बांधे लियो बाना। पहली सलामी जी चंदा सूरज को,
पहली सलामी जी चंदा सूरज को, दुनिया में किए उजियारा हो, गुरु के बाना बांधे लियो बाना जी, गुरु के बाना बांधे लियो बाना। दूजे सलामी जी माता पिता को, दूजे सलामी जी माता पिता को, पाल पोस के बड़ा किया इस तन को, गुरु के बाना बांधे लियो बाना जी, गुरु के बाना बांधे लियो बाना। ये जो गीत है ये आज भी आपकी यादों का हिस्सा है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हबीब साहब के जब हम नाटकों की बात करते हैं तो उनके गीतों का बड़ा अपना एक अंदाज रहा है। नीलू जी, आप तो मंचों से भी संबद्ध रही हैं, कवयित्री भी हैं, तो उनका ये जो पक्ष है उनकी रचनाओं वाला, उस पर भी आपको कभी कोई चीज़ याद आई होगी उनके गीतों को लेके, या किसी भी रूप में उनका जो काव्य पक्ष है हबीब साहब का? हबीब जी मूलतः शायर थे, वो पैदा हुए थे रायपुर में और हम उनको बहुत पुराने समय से जानते हैं। और उन्होंने अपना नाम जो है उनका हबीब अहमद खान एक्चुअल नाम है, लेकिन वो कविताएं करते थे, शायरी करते थे, इसलिए जो है हबीब तनवीर, तनवीर उन्होंने तखल्लुस रखा था, उसी से वो शायर हुए। और बहुत शायरी की उनकी किताब भी है। उन्होंने सारे गीत जो हैं अपनी फिल्म चरणदास के लिए लिखे हैं, आगरा बाजार के लिए लिखे हैं, और जितनी भी नाटक हैं हमारे, चाहे बहादुर कलारीन हो, चाहे लाला शोहरत राय हो, सारे के गीत जो हैं उन्होंने लिखे हैं। उनका संगीत पक्ष भी बहुत ज़बरदस्त था, और वो लोक शैली के जो गीत हैं हमारे, नाचा से गम्मत से जिस प्रकार से हमारे आए हैं गीत, उनको भी जो है वो बहुत अच्छे ढंग से अपने नाटकों में सुनाते थे। अमर जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, तो गानों की बात आई तो हाँ, आगरा बाजार का नाम लिया इन्होंने, तो आगरा बाजार का ही एक है। तो देखिए, हिंदी और छत्तीसगढ़ी उर्दू सबको कैसे मिलाते थे हबीब साहब। इस गाने में है वो हमारे छत्तीसगढ़ के मशहूर कलाकार लालू राम, उनकी आवाज़ में था ये गीत। और आगरा बाजार में वो मदारी बनते थे, अच्छा, भालू नचाते थे। तो मार्केट का एक सीन है, वहाँ पे इस गाने को लालू राम जो है मदारी बने हैं और भालू नचा रहे हैं। और वो ये गाना है, जब हम भी चले साथ चले रीछ का बच्चा, जब हम भी चले साथ चले रीछ का बच्चा। ये हिंदी में आ रहा है, आप हिंदी में था है? अब इसको कैसे किया उन्होंने, जब हम भी चले साथ चले रीछ का बच्चा, बाजरे बाजे दमऊ नहीं रे दमऊ नहीं, तुर घर के मुहाटी समऊ नहीं हो रे। ये हमारे छत्तीसगढ़ की लोकगीत है, उसको उसमें डालें। असल में उनकी यही सबसे बड़ी खासियत थी। आपने एक बड़ी बड़ी सुंदर बात अभी बताई कि हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी या उर्दू के साथ छत्तीसगढ़ी, तो ये उनका सबसे बड़ा पक्ष था जिस पर बात होनी चाहिए। हमारे बीच में दिनेश जी भी हैं। दिनेश जी, आप देखिए कि अभी जो हमारी बातचीत चल रही है, एक बड़ी सुंदर उसको इन्होंने मोड़ दिया कि हिंदी और उसमें छत्तीसगढ़ी भी है या उर्दू के साथ छत्तीसगढ़ी भी है। हिंदी का जो उनका रंगमंच है वो बहुत समृद्ध रहा और जिसने उनको पूरी दुनिया पे एक तरह से प्रतिष्ठित किया। बेशक छत्तीसगढ़ी के साथ ही वो काम कर रहे थे। आप चूंकि व्यावसायिक रंगमंच के साथ भी रहे हैं और हबीब तनवीर की जो व्यावसायिक दृष्टि थी रंगमंच के प्रति, मैं चाहूंगा कि ये इस सारे अनुभव को आप किस तरह से देख रहे हैं, कुछ इस पर अपनी बात करेंगे। हबीब तनवीर के नया थिएटर में मैं लगभग 3-4 वर्षों तक रहा। भारत भवन भोपाल से लौट कर आने के बाद मैंने हबीब साहब का नया थिएटर ज्वाइन कर लिया था रायपुर में। तो नया थिएटर ज्वाइन करने के बाद मैं उनके प्रायः सभी नाटकों में अभिनय किया करता था, जिनमें चरणदास चोर, बहादुर कलारीन, लाला शोहरत राय, मिट्टी की गाड़ी, इन सभी नाटकों में मैंने अभिनय किया। इन 3-4 वर्षों में हबीब तनवीर के नया थिएटर को काफी करीब से जानने का और समझने का अवसर मुझे मिला। दरअसल जब आप बात कर रहे हैं कि हबीब तनवीर ने छत्तीसगढ़ी को हिंदी के साथ कैसे मिक्स किया और उर्दू के साथ कैसे मिक्स किया, तो दरअसल बात यह है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की नाट्य शैली को सिर्फ हिंदी और उर्दू के साथ मिक्स नहीं किया, बल्कि उसमें पाश्चात्य शैली का भी
बहुत ही अच्छे तरीके से समावेश किया है। हबीब तनवीर के थिएटर की एक खास बात ये थी कि वे लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। प्रयोग हबीब के रंगमंच का एक मूल तत्व था। अपने रंगमंच में वे लगातार प्रयोग करते रहे। उन्होंने रंगमंच की कई पुरानी मान्यताओं को नकारते हुए अपने लोक नाटकों में पाश्चात्य शैली, संस्कृत, हिंदी और उर्दू के अदब को बहुत ही खूबसूरत तरीके से समन्वित किया है। अपने इस अनूठे प्रयोग से उन्होंने रंगमंच को, भारतीय रंगमंच को एक नई दृष्टि दी। हालांकि शुरू में उनके प्रयोगों को शंका की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन समय के साथ उनके प्रयोगों को मान्यता मिलने लगी। शेक्सपियर, मॉलियर, बर्तोल्द ब्रेख्त और संस्कृत के नाटकों का उन्होंने छत्तीसगढ़ी लोक शैली में रूपांतरित कर उनका सफल मंचन किया है। अपने इन प्रयोगों से उन्होंने भारतीय रंगमंच के विद्वानों को अचंभित कर दिया था। दरअसल उस समय भारतीय रंगमंच में यह धारणा ही नहीं थी कि हम शेक्सपियर, मॉलियर और बर्तोल्द ब्रेख्त को कैसे लोक शैली में रूपांतरित कर उनका मंचन करें। कोई इस बारे में सोचता भी नहीं था, लेकिन हबीब साहब ने इसे कर दिया। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है कि 60 या 70 के दशक में जब क्लासिक्स को ले करके गैर हिंदी भाषा की तरफ देखना, और अगर हम उसको लोक अंचल की बात करें तो छत्तीसगढ़ी की तरफ, ये बहुत, मैं समझता हूँ उनके जीवन का ये एक बड़ा मोड़ भी था और बड़ा कंट्रीब्यूशन भी था। नीलू जी, आप अभिनेत्री भी हैं, उनके दल की बहुत ऐसी अभिनेत्रियां रही हैं जिनको लोग आज याद करते हैं और याद करते रहेंगे। उन सब की अपनी अपनी विशेषताएं रही हैं। किसी के साथ आपका कुछ अनुभव होगा तो उसको आप थोड़ा दोहराइए। मैं जब उनके साथ में नया थिएटर में काम कर रही थी, मैं 2 महीने उनके साथ रही वहां पे, और वहां पर क्वार्टर्स बने हुए थे जहां उनके लोक कलाकार रहते थे, महिलाएं रहती थी, बच्चे रहते थे, उनके पुरुष रहते थे, वो सब अपने अपने उसमें रहते थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो सबको तनख्वाह दिया करते थे। एक व्यावसायिक थिएटर वो करते थे, व्यावसायिक थिएटर करते थे और सबको तनख्वाह देते थे। 4 महीने जब बरसात का मौसम होता था, वहां के कलाकार अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने प्रदेश में, अपने प्रदेश के जिलों में चले जाते थे और बाकी जितने भी दिन होते थे उनके साथ में करते थे और वहां से ही रोजी रोटी कमाते थे। सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरी बात ये है उनकी कि वो महिलाओं बाई हैं, पूनम हैं और नगीन है। मैं इनके साथ में जब मैं गई थी तो मैंने इनके साथ में काम किया था 84 में, और वो हमेशा लीड रोल में ही, उनको फेदाबाई को भी हमेशा लीड रोल में रखते थे और उनको आगे बढ़ाने की हमेशा वो सोचते रहते थे। उनकी सोच जो है अपने समय से बहुत आगे चलती थी। जबकि महिलाओं को कोई स्थान नहीं मिलता था, वो उसमें यानी कि पुरुष प्रधान स्थितियों से महिलाओं को बहुत आगे बढ़ा देते थे। और वो जो है यहाँ के क्षेत्र के जरूर थे और यहाँ की उन्होंने शैली जरूर पकड़ी थी छत्तीसगढ़ी नाचा गम्मत के दृष्टिकोण से, लेकिन उन्होंने यहाँ के जो है सरोकारों को भी उठाया है। लेकिन उनके नाटक बहुत ज्यादा बाहर के नाटकों से अनुदित थे, या जैसे कि दूसरे जो लेखक हैं उनके थे, चरणदास चोर भी आप देखेंगे तो विजयदान देता जी के साहित्य के उसके उनके नाटक से या आधारित है उन पर, और उसको तो इतना नाम मिला, उस पर फिल्म बनी, उन्होंने कितने ही शो उसके किए। आज जो मैं देखती हूँ तो मुझे उसको बढ़ाने वाला या फहराने वाला उनके बाद पता नहीं क्यों नजर नहीं आता है। बहुत अच्छी बात बताई कि स्त्री किरदार जो हैं, आज हम लोग स्त्री के सम्मान की बात तो हम लगातार करते ही हैं। मुझे ये भी लगता है कि हबीब जी की दृष्टि दरअसल वो किरदार की तलाश में होते थे। अब आप देखिए कि शाहजहाँपुर की शांति बाई, कोई चीज उनको क्लिक हुई तो एक नाटक तैयार हुआ शाहजहाँपुर की शांति बाई, और उसमें एक जो अभिनेत्री है वो देखिए कैसे उभर के आती है।
इस तरह के उनके जो और भी नाटक बहादुर हैं, कलारी कलारी आप देखिए, बहुत ही उन्होंने एक मिथक को उन्होंने पूरे एक नाटक में परिवर्तित कर दिया। और इतना अच्छा वो नाटक था कि उसकी गूंज जो है आज भी बनी हुई है। और कोशिश हम लोग चाहते हैं कि वो फिर से हो, और जो वो नाटक छोड़ गए हैं, कर गए हैं, उनको दोबारा से हम मंचन कर सकें। तो उस स्थितियां जो थी उस समय, उसको भी ये भी एक अच्छा सुझाव है कि कम से कम उनके जो नाटक हैं। आप देखिए अमर भैया, आप तो उनके साथ रहे हैं, और मंच पे जब कोई एक चीज आती है तो हम उसको देखते हैं नतीजे के रूप में, लेकिन कोई नाटक तैयार कैसे होता है और हबीब जी के नाटक तैयार करने की प्रक्रिया क्या थी, मैं समझता हूं इसको भी नई पीढ़ी को कम से कम जानना चाहिए। अब तो हबीब जी नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग हैं जिन्होंने उनकी प्रक्रिया को देखा है, मैं चाहूंगा उस प्रक्रिया के बारे में बताएं। नए थिएटर के कलाकार तो पढ़े लिखे नहीं होते थे, सब गांव के ही लोग होते थे। तो हबीब साहब तो पहले कहानी सुनाया करते थे, चाहे अंग्रेजी का हो चाहे संस्कृत का हो, उस कहानी को हम लोगों को बिठा करके सुनाते थे, ये कहानी है। उसके बाद में कहते थे अब जैसे तुम लोग नाचा करते हो तो उसी प्रकार से इसको नाचम कैसे करोगे। तो हम लोग अपने साथी बोलते तुम राजा बनोगे, तुम रानी बनोगे, मैं द्वारपाल बनूंगा, ऐसे अपना कास्टिंग हम ही लोग करते थे। वाह। और खड़ा होकर के वो नाचा के रूप में उसको दिखलाते थे। फिर उसके बाद में हबीब साहब को लगता था ये राजा बनाने लायक है, ये मंत्री बनाने लायक है, वो देख लेते थे। हम लोग रिहर्सल करते थे, उसमें करेक्टर, चाल ढाल, बोलने का, बैठने उठने का, वो सब देख लेते थे कि ये इस करेक्टर के लिए फिट हो रहा है, इसकी आवाज़, ऐसे सोच के वो करेक्टर हम लोगों को देते थे। उसके बाद में जो स्क्रिप्ट जो लिखे रहते थे, नाटक का स्क्रिप्ट जिसको अनुवाद किए रहते थे, उसको डायलॉग को हम लोगों को देते थे। फिर हम लोग डायलॉग को याद करते थे। और जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, जैसे फिदा भाई, माला भाई, ये लोग पढ़े लिखे नहीं थी, उनको बिठा करके हम लोग डायलॉग याद कराते थे बेचारी को। तो वो डायलॉग वो बोलती थी वो। यानी ये भी एक बड़ी रोचक बात है कि इस तरह से नाटक तैयार होता था। मैं समझता हूं कि हम नाटक को तो देखते हैं, लेकिन किसी नाटक को तैयार होने की शैली को भी अगर देख लें तो शायद बहुत समझा जा सकता है। दरअसल उनके नाटकों में कोई डायलॉग लिखे जाते, वही इम्प्रोवाइज हुआ, जो कहानी बताया उसमें उनका प्रोसेस जो होता था इम्प्रोवाइजेशन का होता था। इम्प्रोवाइजेशन से ही, जैसे आप चरणदास चोर देखेंगे, बहादुर कलारीन देखेंगे, इन नाटकों में लगता है कि कोई चीज इम्प्रोवाइजेशन से तैयार हुई है। और उस समय नाचा के जो कलाकार जो होते थे इतने जीवंत होते थे, उनकी जो शैली थी, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हबीब तनवीर को हबीब तनवीर बनाने में उनके नाचा के कलाकारों का बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा योगदान है कि कैसे वो इम्प्रोवाइज करके सारी चीजों को खड़ा कर देते थे। बहादुर कलारीन में हबीब साहब राजा बने, पहला प्रोडक्शन जो हुआ उसमें पहला कास्ट हबीब साहब खुद राजा बने। अच्छा छान छाड़ू में बना था उसमें, बहादुर कलारीन का लड़का। तो हम लोगों का एक सीन था राजा बाप और बेटा का, तो वो हबीब साहब तो बाप बने मेरा राजा, और मैं उसका बेटा, हम दोनों का खूब लड़ाई होता है। उसके बाद में मारपीट होता है, तो मैं उसको मार देता हूँ उसके सर पे लाठी, और वो मर जाता है। फिर उधर से वो क्राउड आते हैं, तो उसमें मंडला के लोकगीत को कैसे उसमें वो उन्होंने मिलाया, शामिल किया था। हाँ, कर्मा गीत उनका। तो उसका लाश को जब उठाते हैं हबीब साहब का, उसी से वो उस गाना को डाले थे। और इस गाने के लेखक कौन थे? हमारे छत्तीसगढ़ के उस समय के आकाशवाणी के मशहूर लेखक और गायक गंगाराम सिवारे जी, उन्होंने इस गाने को लिखा। चोला माटी के हे राम, ये कर का भरोसा, चोला माटी के रे, माटी के हे हो, हाय चोला माटी के हे रे, ये कर का भरोसा, चोला माटी के। ये उसके लाश को उठाते हैं और उठा के मंच से इधर ले जाते हैं, और उधर से धर 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 बैठ पहुना बीड़ी पी गए, पहुना भागन लागे, बड़े माया लागे रे, हो माया हो रे, पहुना भागन लागे, बड़ा दया लागे रे। हबीब साहब की ये सबसे बड़ी खासियत थी ये मंडला के लोक डांसर और गीत स्थिति को कैसे परिवर्तित करते थे वो। हाँ, तो ये नहीं लगता था कि हमें अंग्रेजी नाटक का अनुवाद है, ये संस्कृत का अनुवाद है, लगता था ये छत्तीसगढ़ी ही है।
उसके जितने नाटक आप देखिए वो लगता है कि ये छत्तीसगढ़ की मिट्टी का ही है ऐसा लगता है भाई। दिनेश जी, आप तो भारत भवन में भी रहे, कभी बातचीत में कोई बड़े डायरेक्टर आते हों और हबीब साहब का कभी जिक्र आता हो तो कोई वैसी कोई बात आपको याद आ रही है इस समय, कलाकार के नाते कहिए या किसी और नाते? हबीब तनवीर और बाबा कारंत समकालीन थे, दोनों का भारतीय रंगमंच में एक विशेष स्थान है। इस बारे में अमर भी अभी हमको कुछ ज्यादा बता सकते हैं, क्योंकि ये भी नया थिएटर से भारत भवन गए थे, तो थोड़ा सा दोनों में कभी कभी कुछ टकराव होता था, बाबा कारंत को और हबीब तनवीर को। मेरे ख्याल से हम उसको एक बहुत रचनात्मक टकराव कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर एक जिसको एक विचार होता है ना कि भाई एक डायरेक्टर का एक विचार है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के काम का सम्मान बहुत करते थे। बहुत क्योंकि आप देखिए कि लोग जो बाहर से निकल करके, जैसे एनएसडी से कोई निकल के आते थे, लोग उनको कहते थे कि जाओ हबीब तनवीर का दल ज्वाइन करो और उनको देखो। वो पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ समय उनके साथ बिताते थे, उनके कार्यों की स्टडी करते थे। हबीब तनवीर की शैली की बहुत सारे एनएसडीएन लोग आके किए हैं। ये बहुत अद्भुत उदाहरण है। आप कुछ एनएसडी जो है जब शुरू हुआ उस समय इनका अपना नया थिएटर भी चला था, दोनों पैरेलल थे, एक तरफ नया थिएटर चल रहा था, एक तरफ एनएसडी चल रहा था। हालांकि एक दूसरे से कभी मिले नहीं, ये लोग जाते नहीं थे एक दूसरे में, लेकिन फिर भी ये रहता था कि आप उनके यहाँ अगर जाओगे तो पूरे परिपक्व हो जाएंगे। जिनको अगर नहीं मिला है एनएसडी में दाखला नहीं मिला है तो वो जरूर से जाके नया थिएटर ज्वाइन करे और वो पूरा पक्का वहां से कलाकार होकर निकलेगा। ये बात बिल्कुल सही थी। और उन्होंने तो अपने लोक कलाकारों को ही लेके, ये लोक कलाकार भी क्या कहना चाहिए, ये लोग रॉ हैंड थे, बिल्कुल अपने घरों से निकले हुए, खेतों से निकले हुए ऐसे लोग थे। और ये क्योंकि हमारे यहाँ नाचा गम्मत के दृष्टिकोण से हमेशा गीत और लोक ये सब ऐसा चलता रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक के, तो सबके खून में तो है ही है। वहां जब वो पहुंचे तो उनको उस तरीके से जब उन्होंने उनकी शर्म निकाली, सारा कुछ किया, वो एकदम इतने परफेक्ट हो गए कि वो आज हमारे लिए एक कहना चाहिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। हम उनके एक्टिंग को देखकर सीखते हैं और उसको समझ के और उनके नाम को अनुकरण करते हैं। उनके स्थितियां अमर भैया, उनके ऐसे बहुत सारे नाटक हैं जिस पर मुझे ये लगता है कि एक एक नाटक पे अलग से कभी बातचीत होनी चाहिए और समझना पड़ेगा। जैसे आगरा बाजार आप देखिए कि वो 50 के दशक पे शुरू करते हुए वो 2000 के बाद भी उन्होंने आखिर में उसका शो किया और 4 से 5 बार उसको उन्होंने उठाया। और उनका ही खुद ये कहना था कि जब पहली बार किया तो शायद 3-3.5 घंटे हुआ और बाद में उसको कम करते करते, और वो देखिए उसमें एक कितनी बड़ी रोचक बात है कि दो विचारधारा जो है भाषा की, एक तरफ जो बहुत क्लासिक्स है उर्दू का वो भी है और एक तरफ नज़ीर अकबराबादी भी है। तो वो नज़ीर अकबराबादी को उठा के कैसे क्लासिक्स के बीच में लाके खड़े करते हैं। और ये इस वजह से एक नाटक जो है आज भी लोग आगरा बाजार की बड़ी चर्चा करते हैं। कुछ अनुभव आपको कुछ याद आ रहा है आगरा बाजार से जुड़ा या किसी भी रूप में? कुछ कलाकारों का नाम याद आ रहा है मेरे का। उस समय पहला प्रोडक्शन जब शुरू किया हबीब साहब आगरा बाजार दिल्ली में, तो उस समय मैं उसके थिएटर में नहीं था जी, नाचा कर रहा था। तो हमारे यहाँ के बुलवा राम जी और ठाकुर राम और मदन लाल जी और लालू राम जी, ये लोग गए थे वहाँ आगरा बाजार दिल्ली, वहाँ किए थे। जब उन्होंने यहाँ से मोरना दमाद गातना ससुराल किया, उसके पहले की बात है ये, आगरा बाजार में जो किया हो, तो उसमें ये हमारे यहाँ के 4-5 कलाकार गए थे। और जो मैं वो अभी गाना बताया था जी, हाँ, वो सब गाना वहाँ पे लालू राम जी गाए थे, सुनाए थे उन लोगों को। तो लगा कि अब बिना छत्तीसगढ़ी कलाकारों का मैं अधूरा रहूँगा। ये सोच के हबीब साहब जी है यहाँ पे आकर के मोरना दमाद गाकना ससुराल किया और छत्तीसगढ़ी कलाकार को जोड़ा। तो आगरा बाजार के समय मैं कह रहा हूँ, उस समय मैं छोटा था, तो ये लोग आगरा बाजार करके आए, ठाकुर राम जी। तो हम लोगों से मिले तो हम लोग उनको फूफा फूफा बोलते थे। गांव का आदमी है वो, मेरा गांव उसका गांव दोनों जुड़ा हुआ है, ठाकुर राम का गांव मेरा। तो कहाँ से आ रहे हो? तो बोले दिल्ली से आ रहे हैं। वहाँ क्यों गए थे? तो बोले कि हम लोग नाटक करने गए थे, थिएटर। तमाम पहले बार थिएटर शब्द सुने हम। थिएटर करने गए थे। क्या थिएटर है? अरे हबीब साहब है ना, उसके नाटक में वहाँ से हम लोग काम करके आ रहे हैं।
तो अगले बार हमें भी ले जाना फूफा जी जब जरूरत हो। तो ऐसे हम उन लोगों के लिए कहा, तो वो मेरे के तो इतना ही है और ज़्यादा मैं तैयार होने के समय मैं नहीं था। असल में ना वो जब पहले आगरा बाजार किए, सबसे पहले तो वो बॉम्बे चले गए थे यहाँ से पढ़ाई करने के बाद में, वहाँ जाके उन्होंने फिल्में की, उनके गाने लिखे, सारा कुछ किया, बहुत अभिनय भी किया उन्होंने वहाँ से। और वहाँ से फिर वो दिल्ली आ गए और दिल्ली आके उन्होंने ये पहला नाटक अपना शुरू किया हिंदी में। और उसके बाद में यहाँ की प्रतिभा को उनको समझ में आया और ये कहा कि मुझे अपने क्षेत्र के लोगों को इस तरह से बढ़ाना है और खुद भी उसी क्षेत्र के जरिए से बढ़ना है। उन्होंने फिर उसके बाद में तमाम जो और भी नाटक किए वो सारे जो हिंदी किए और समसामयिक के उनके विशेष जो विषय होते थे वो पूरे जन सरोकार से जुड़े होते थे। कुछ समय तो उन्होंने आकाशवाणी में भी बिताया। हाँ, उस समय पहले वो मेरे ख्याल से मुंबई में ही उन्होंने आकाशवाणी में ही वहां पर थे। दरअसल हबीब तनवीर के वो चाहते तो उन्हें कोई भी सरकारी नौकरी आराम से मिल जाती और उन्होंने की भी नहीं। हाँ, की उसके बाद लेकिन जब आदमी के अंदर कुछ अलग करने का जुनून होता है, कुछ रचनात्मक करने का जुनून होता है, तो फिर वो इन सब चीजों की बंधन नहीं कर सकता। तो वो मुंबई का ग्लैमर भी छोड़ दिया, उन्होंने सरकारी नौकरी भी छोड़ दिया क्योंकि उन्हें कुछ नया करना था। बिल्कुल, इसलिए हबीब तनवीर बने वो। और शायद इसी वजह से देखिए, पहले उनके थिएटर का नाम हिंदुस्तानी थिएटर था आरंभ में, और जो आपने अभी कहा कि कोई कुछ नया चाहते थे तो उनका फिर वो थिएटर नया कहलाया और वो इतना नया हुआ कि उस नया के आसपास कोई बाद में फटक नहीं सका। न पुराना ठहरा न और नया आने वाला भी कोई दिखाई नहीं देता। अच्छा, मुझे एक चीज और याद आ रही है कि उनकी एक बायोग्राफी का एक हिस्सा है, उसमें वो ये कहते हैं कि जब वो बाहर गए पढ़ाई करने के लिए, लंदन गए, तो वहां से वो लौट आए और उनका ऐसा कहना है, वो कहते हैं कि मैं अपने दस्तखत की तलाश में था। तो जब मैं बाहर निकला और लंदन जाके जब थिएटर की पढ़ाई करना शुरू किया और थिएटर देखा, तो मुझे लगा कि जिस चीज की तलाश में मैं यहाँ आया वो तो मेरे छत्तीसगढ़ में है। दरअसल हबीब तनवीर बर्तोल्द ब्रेख्ट के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने भारत आकर, छत्तीसगढ़ में आकर जब उन्होंने नाचा शैली का अध्ययन किया तो बर्तोल्द ब्रेख्ट के जो शैली थे उसको उन्होंने नाचा के बिल्कुल करीब पाया। नाचा में भी बहुत इम्प्रोवाइजेशन की बर्तोल्द ब्रेख्ट ने यूरोप में एक नई शैली को जन्म दिया था जिसमें वो अलगाव के एक सिद्धांत की उन्होंने व्याख्या की थी। तो हबीब तनवीर ने यहाँ इंडिया में आकर उन्हीं के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। एक प्रकार से देखा जाए तो बर्तोल्द ब्रेख्ट के वो एक शिष्य जैसे ही शिष्य थे। यहाँ के परिवेश में, यहाँ की भाषा बोली को लेकर और उनके जो भी नाटक हुए यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि वो पूरे सामाजिक दृष्टिकोण से आज भी हमारे लिए सामयिक हैं। जो कुछ हो रहा है इसमें, जो कुछ होता था, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो, चाहे वो और भी कोई भी दूसरी दुविधाएं हो, उन सब का उन्होंने जो है निचोड़ निकालने की कोशिश करके हमको बड़ी व्यापक दृष्टि थी। इसमें एक तो उनका जो राजनीतिक पक्ष था वो बहुत प्रबल था, उनका लोक पक्ष बहुत प्रबल था, और जैसे दिनेश जी अभी आपने बताया कि ज्ञान का जो उनका क्षेत्र था वो तो बहुत ज्यादा था, असाधारण। मैं उस बातचीत का समापन करता हूं कि वो जो दस्तखत वाली बात है, तब वो ये कहते हैं कि मैं अपने दस्तखत की तलाश में था और यहाँ आने पे मुझे ये लगा कि जिस चीज की तलाश में मैं यहाँ आया हूँ वो तो छत्तीसगढ़ में है, तो मुझे मेरे दस्तखत मिल गए। और जब आदमी को अपने दस्तखत मिल जाते हैं तो उसको अपने दस्तखत बदलने नहीं चाहिए, लिहाजा मैं अपने दस्तखत बदलने के पक्ष में नहीं हूं। अब आप देखिए कि एक आदमी अपने काम को, अपने सिग्नेचर को किस तरह से देख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी बातचीत है आज जो आप सब यहाँ आए, अमर सिंह लहरे जी, दिनेश दुबे जी और नीलू मेघ जी, मुझे लगता है कि जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं नई पीढ़ी के लोग और हबीब तनवीर के चाहने वाले या अंततः समग्र रूप से रंगमंच को चाहने वाले लोग, मुझे लगता है कि उनको इस बातचीत से प्रेरणा भी मिलेगी। और जिन लोगों ने, जो आज की बिरादरी है, अगर उन्होंने हबीब साहब को नहीं देखा है तो कम से कम वो उनको देखने की, उनके काम को समझने की, और जो उनका छोड़ा हुआ काम है उससे कोई प्रेरणा पाने की कोशिश करेंगे। इस बातचीत के लिए आप यहाँ आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।